हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शशि तिवारी और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हूं आपके सामने, जिसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या है। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ऑलराइट, सो टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इफ इन केस अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। और अगर आप मुझे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे आपके हैंडल दिया हुआ है, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, सो माइटोकॉन्ड्रिया हमने बहुत सुना होगा। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? आज हम उसे जानेंगे। ऑलराइट, सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हम इसे अगर सिंगुलर किसी एक मतलब सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लूरल बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, देन इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। अब यूकेरियोटिक सेल हम सबको पता है कि ये जो होता है, ये यूकेरियोटिक सेल जो होगा वो कैसा होता है? एक मिनट दीजिएगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? एक मिनट दीजिए, इसको मैं छोटा करना चाह रही थी, बट इट्स नॉट हैपनिंग। तो मैं खुद को ही छोटा कर लेती हूँ, ज्यादा अच्छा है। ये कहीं से कहीं तक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ, तो अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कहाँ प्रेजेंट है? यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। और काम क्या करती है? एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है। एनर्जी किसके लिए प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल के लिए। राइट, अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप ऐसे ही नेकेड आई से देखने की कोशिश करें तो आप नहीं देख सकते हैं। रीजन बिंग कि आप तो सेल भी नहीं देख पाएंगे। राइट, तो हम इसे किससे देखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अनलेस दे आर स्पेशली स्टेन्ड। अगर इन्हें स्टेन ना किया जाए तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये अगर नॉर्मली आप अगर देखोगे तो नहीं देख पाओगे। दे आर नॉट इजीली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से अगर आप देखते हो तो आपको दिखेगा, लेकिन शर्त ये है कि उनको स्टेन करना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया पे एक रंग चढ़ा दो, तब आप उसको बहुत क्लियर देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल होते हैं। राइट, सो समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यूकेरियोटिक सेल्स में होती है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है सेल के लिए, और ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है। कहाँ पे? अगर आप इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखें तो भी आपको इजीली अवेलेबल नहीं, इजीली विजिबल नहीं दिखाई देगी। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि भाई ये बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको स्टेन किया जाता है। राइट, अब नंबर, शेप एंड साइज की बात करते हैं। तो नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। अब कौन सा सेल है, उसकी कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसके बेसिस पे नंबर जो होता है वो डिसाइड होता है कि कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसके पास। ठीक है, सेल दैट नीड्स मोर एनर्जी लाइक आर मसल सेल्स। मसल सेल से भाई बहुत काम करना पड़ता है, तो उनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उनके पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, जो लेस एक्टिव सेल्स हैं उनके पास फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। शेप क्या होता है? शेप आप इनका देखें तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। सॉसेज शेप का होता है, सिलिंड्रिकल भी आप कह सकते हैं इन्हें, फिर उसके बाद आप इन्हें ओवल या रॉड शेप में भी आप देख सकते हैं। राइट, तो नंबर, शेप और साइज समझ में आ गया कि नंबर जो होगा वो डिपेंड करेगा कि सेल कितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है। राइट, ज्यादा अगर इसको एनर्जी की जरूरत है सेल को, लाइक मसल सेल्स, तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। कम एनर्जी चाहिए तो भाई इतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रख के भी हम क्या करेंगे? ठीक है, शेप डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। कौन कौन सा शेप हो सकता है? सॉसेज शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल होता है, ओवल, ओवल और रॉड शेप। आज मेरी प्रोनाउंसिएशन फिर हिली पड़ी। ओके, नाउ साइज क्या होता है? साइज, साइज है भाई, डायमीटर है इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक। ठीक है,
और लेंथ है इसका 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक। क्लियर है? अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखिए, दो मेम्ब्रेन है, पहली मेम्ब्रेन ये है, दूसरी मेम्ब्रेन ये है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेम्ब्रेन ये है और सेकंड मेम्ब्रेन ये है, दो मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी वाली इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर है? सो दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। अब आउटर का क्या काम है भाई, आउटर पे फोकस करो। आउटर का क्या काम है, इस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। इस मेम्ब्रेन का काम ये है कि ये स्मूथ और जो आउटर बाउंड्री बनाती है ना, वो यही मेम्ब्रेन बनाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया को स्मूथ आउटर बाउंड्री देगी, वो कौन सी मेम्ब्रेन देगी, आउटर मेम्ब्रेन देगी, ठीक है। और ये परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। इज इट ओके? किसके लिए परमिएबल है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन के लिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो हाईली फोल्डेड होती है। ये बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स आपको इसमें दिखाई देंगी। ये देखिए, ये इनर वाली मेम्ब्रेन चल रही है ना, इनर वाली मेम्ब्रेन में आप देखिए, दूसरा कलर लेती हूँ, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, कुछ तड़कता भड़कता सा कलर लेती हूँ। ये देखिए, ये कलर आपको दिखाई देगा, और इस कलर को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें बहुत सारे क्या हैं, फोल्डिंग्स हैं। ये फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्डिंग्स है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलेंगे, इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आप ये देखो, क्या आपको ये फोल्डिंग्स आउटर मेम्ब्रेन में दिखाई दे रही थी? नहीं, आउटर मेम्ब्रेन बेचारा ऐसे ही था, आउटर मेम्ब्रेन में कुछ खास काम नहीं हो रहा था, आउटर मेम्ब्रेन ऐसे ही है, ये देखो ऐसे करके, और सीधा सीधा ऐसे ही है, ठीक है। एक साइड से हमने कट किया है, ये देखो ऐसे ही है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, ओके। तो आउटर मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग नहीं है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली फोल्डेड है और क्या फॉर्म कर रही है, क्रिस्टी। ठीक है। अब क्रिस्टी का फॉर्म क्या, क्रिस्टी का फंक्शन क्या होता है, देखो, जितनी फोल्डिंग्स होंगी ना, एक लेयर है ऐसी, इसकी लेंथ इतनी है, एक लेयर है वो यहां से शुरू होगी और यहीं पे खत्म होगी, जितनी बड़ी ये है, लेकिन इसको आप देखो, ये ऐसे 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 करके होगी। अब अगर इसको आप खोल देंगे ना, तो ये इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात? तो जो ये सरफेस एरिया है ना, वो क्या करती है, उसको इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज क्यों करती है, जिससे कि ज्यादा स्पेस मिले एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। कैसे मिलेगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा ना, उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होंगे, राइट? उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होंगे। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जो कि जो कि रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर है? इसमें क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होंगे जो रेस्पिरेशन में और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है, सरफेस एरिया बढ़ा दे रही है। सरफेस एरिया बढ़ गया मीन्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो रिएक्शंस हैं वो बहुत तेजी से होंगे। और इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है, ये एंजाइम कंटेन करती है जो कि रेस्पिरेशन और एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इज इट ओके? ओके, फाइन। नाउ दूसरी स्लाइड देखते हैं क्या कहता है। अब माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट की बात करते हैं। दो इंटरनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक आउटर कंपार्टमेंट होता है और एक कंपार्टमेंट जो होता है इनर कंपार्टमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, दो लेयर हैं, ठीक है। ये जो है, ये तो इंटरनल लेयर हो गई, ठीक है। और जो दूसरी लेयर थी, वो हमने इससे बनाई थी, ये वाली जो लेयर है, आप देखो, ये कुछ इस तरीके से है ये लेयर, ठीक है।
इन दोनों लेयर के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, राइट? ये जो स्पेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक लेयर ये है आउटर वाली और एक ये इनर है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात हो गई, तो आउटर कंपार्टमेंट में एक आता है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है? ऐसा स्पेस जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। क्लियर है? दूसरा कंपार्टमेंट आता है मैट्रिक्स वाला। तो ये जो आप हरा हरा देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन सा, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये इनर कंपार्टमेंट में आता है और इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं, वैसे नॉर्मली हम इसे मैट्रिक्स लिखते हैं, लेकिन आप इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड है। ये देखिए, ये क्या है? ये फ्लूइड है, ठीक है। और इस फ्लूइड में क्या क्या होता है? इस फ्लूइड में होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, 70s राइबोसोम्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड जो फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या क्या है? सिंगल सर्कुलर डीएनए है, आरएनए मॉलिक्यूल है, 70s राइबोसोम्स है, रेस्पिरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेंगे? ये सब कुछ आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या है? ये ग्रीन वाला पार्ट है। इज इट ओके? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है। तो राइबोसोम है भाई, तो क्या हो सकता है? ये प्रोटीन खुद बना सकता है। अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो दिक्कत क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री डाल दो, ये अपना प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके। नाउ फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, ठीक है। एनर्जी बनाता है। और कैसे बनाता है? देखो, इसमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, राइट। एनाएरोबिक में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल क्या है सेल के पास? ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई। कैसे? देखो, ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमें चाहिए ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन का यूज होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो क्या निकलेगा? तो निकलेगी एनर्जी। क्लियर है? तो क्या निकलेगी? एनर्जी। समझ में आई बात कि एनर्जी कैसे निकल रही है? एक मिनट दीजिए, अब तो बहुत स्पेस है। फाइन, यहां तक समझ में आया कि किस तरीके से एनर्जी रिलीज हुई। अब हम क्या करेंगे? अब कहते हैं भैया ये जो एनर्जी आ गई ना, इसको स्टोर करो। इस एनर्जी को हम कैसे स्टोर करते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी।
अब एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है, सिक्का है एनर्जी का। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, एटीपी का फुल फॉर्म भी समझ लो भाई, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। समझ में आई बात? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इज एटीपी। ये पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, और एनर्जी जो स्टोर होगी वो इसी फॉर्म में स्टोर होगी, इसीलिए इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी करेंसी कौन सी है, क्या नाम है सेल की एनर्जी करेंसी का, राइट? तो आपका आंसर होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, राइट? अब क्योंकि एनर्जी करेंसी है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई सेल है और उस सेल का पावर हाउस क्या है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है यहाँ पे? क्या आंसर होगा? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है कि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करती है। ये क्या करती है? इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करती है। हमने पढ़ा था ना, इसके पास अपना डीएनए होता है। यस। अब होगा क्या कि ये जो डिवीजन होगा ना, ये बाइनरी फिजन होगा। इट इज वेरी सिमिलर टू बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सेल दो डॉटर सेल्स बनाती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होगा। रीजन बीइंग कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। क्लियर है? डीएनए है, आरएनए है, तभी तो ये प्रोटीन बना रही है अपना। ठीक है, तो ये रेप्लिकेट भी कर लेगी। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगा, जो डिवीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज बिकॉज ऑफ बाइनरी फिजन। और बैक्टीरिया में भी यही डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन ही होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए आरएनए होता है कि नहीं होता, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है जी। ठीक है, अब डीएनए आरएनए है तो प्रोटीन बना लेता है या नहीं बना पाता? तो अपना प्रोटीन तो खुद ही बना लेता है भाई। क्लियर है? डीएनए है तो क्या करेगा? रेप्लिकेशन जो होगा इसका, वो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होगा, खुद ही रेप्लिकेट कर लेगा। कैसे? बाइनरी फिजन से। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ पे? ओके, सो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही था, और ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, देन प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। ऑलराइट, सो जैसे मैंने लिखा है, आई लव ऑल माय स्टूडेंट्स, तो यस, मैंने दिल से ही लिखा है ये आप लोगों के लिए। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय।